गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। जैसा कि आपको दो लेक्चर हमारे चैनल के प्राप्त हो चुके होंगे, आपको पता होगा कि हमारे एस्टीमेट एंड कॉस्टिंग एंड सीएम ये हमने दो सब्जेक्ट स्टार्ट कर रखे हैं, जिसके लेक्चर्स सीएम के लेक्चर्स आपको प्रोवाइड टाइम टू टाइम किए जा रहे हैं एंड एस्टीमेट एंड कॉस्टिंग के लेक्चर आपको प्रोवाइड मैं कर रहा हूँ। सीएम के लेक्चर आपको विक्रम सर पढ़ा रहे हैं और एस्टीमेट एंड कॉस्टिंग आपको मैं पढ़ाऊंगा। एस्टीमेट एंड कॉस्टिंग के दो लेक्चर मैं ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग पे अपलोड कर चुका हूँ, आप वहाँ जाके देख सकते हो, क्योंकि वो दो लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसमें पहले लेक्चर में मैंने आपको यूनिट्स के बारे में बताया है। अब जो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड बच्चे हैं उनको पता होगा कि एस्टीमेट एंड कॉस्टिंग में यूनिट्स के बिना कुछ नहीं है। अगर आपको यूनिट नहीं पता, यूनिट चेंज करना नहीं आता, जैसे मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से आप सपोज किए चेंज किए इंचेज में या मीटर से फिट में, तो आपको आगे जाके समस्या आने वाली है। इसीलिए यह आपको समस्या नहीं आए तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो को, एस्टीमेट एंड कॉस्टिंग की फर्स्ट वीडियो को जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको आप जरूर देखिए। अब एस्टीमेट एंड कॉस्टिंग में सेकेंड लेक्चर में मैं आपको रेट एनालिसिस यूनिट स्टार्ट कर चुका था। एस्टीमेट एंड कॉस्टिंग के हम रेट एनालिसिस यूनिट स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम आपको फर्दर पर्पस ऑफ रेट एनालिसिस पढ़ा रहे हैं। अब पर्पस ऑफ रेट एनालिसिस, इसका मीनिंग क्या है? रेट एनालिसिस हम क्यों करते हैं, क्या रीज़न है कि रेट एनालिसिस हम करते हैं, इसके क्या क्या पर्पस है, ये आप देखिए। अब बेसिकली इसके 3-4 मेन इंपॉर्टेंट पर्पस हैं जो मैंने यहाँ पे आपको नोट डाउन कर रखे हैं। पहला पॉइंट देखिए आप, टू फाइंड द एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आइटम्स। एक्चुअल कॉस्ट पता करनी है हमें, क्या करनी है? एक्चुअल कॉस्ट पता करनी है पर यूनिट ऑफ आइटम्स। जो हमारे आइटम्स है, अगर उनकी एक्चुअल कॉस्ट पता करनी है तो भी हम क्या करेंगे? रेट एनालिसिस करेंगे। सेकंड पॉइंट देखिए, टू कैलकुलेट एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर एन आइटम। क्या पता करना? एग्जैक्ट क्वांटिटी पता करना, किसकी? मटेरियल की। किसके लिए? किसी भी आइटम के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है उसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी पता करना ही किससे पता कर सकते हैं हम? रेट एनालिसिस से पता कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टू चेक द रेट ऑफर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर। जो कॉन्ट्रैक्टर ने रेट ऑफर करी है उसको हमको चेक करना है, तो हम किसके थ्रू चेक कर सकते हैं? रेट एनालिसिस के थ्रू चेक कर सकते हैं। सपोज कीजिए आप एक मकान बनवाने जा रहे हैं। जब आप मकान बनवाने जा रहे हैं तो आपको पहले से ही एस्टीमेट लगाना पड़ेगा कि मुझे इस मकान में 20 to 25 लाख का एक एवरेज खर्चा है। कितना आएगा? 20 से 25 लाख का। हम रेट एनालिसिस के थ्रू, एस्टीमेट एंड कॉस्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें ये बता सकता है कि हमारे मकान में कुल लागत कितनी आने वाली है। एक एस्टीमेटेड कॉस्ट हम पहले से ही पता लगा सकते हैं कि हमारी कॉस्ट मकान की ये आएगी। वो हम किसके थ्रू पता लगाएंगे? वो हम रेट एनालिसिस के थ्रू पता लगाएंगे। इसीलिए ये सब्जेक्ट एस्टीमेट एंड कॉस्टिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एस्टीमेट एंड कॉस्टिंग ऐसा नहीं एस्टीमेट ही सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, नहीं, एस्टीमेट तो हम सब करते हैं। जैसे कि एग्जांपल दूं मैं आपको, अगर आप कहीं शॉपिंग करने गए हो, आपको कपड़ों की रिक्वायरमेंट है, आपको यूटेंसिल्स की रिक्वायरमेंट है, या फिर घर का कोई भी सामान चाहिए आपको, उसके लिए आप शॉपिंग करने जाते हो। अब शॉपिंग करने जाते हो तो आप पहले से ही अपना बजट बना के चलते हो कि मेरा बजट इतना रहेगा। मतलब उसका मतलब क्या है कि आप पहले से ही एस्टीमेट लगा के चल रहे हो कि मुझे इतने में ही सामान खरीदना है। अब सपोज कीजिए कि आप बाइक लेने गए शोरूम। अब शोरूम पे आप बाइक लेने गए तो आपको पता होगा कि 80,000, 1 लाख प्लस बहुत सारी बाइक्स आती हैं। बाइक तो 10-10, 12-12 लाख की भी आती हैं। लेकिन आप कुछ एस्टीमेट लगा के जाते हो ना कि मुझे इस तरीके की बाइक चाहिए, इस कॉस्ट के अंदर चाहिए। जैसे कि आप मोबाइल परचेज करने के लिए जाते हो, तो मोबाइल परचेज करने के लिए भी आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा हो जो मोबाइल, एंड जो आपके एस्टीमेट के अंदर हो उसी को तो आप परचेज करोगे। तो वो ही क्या है? रेट एनालिसिस है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टू फिक्स अप द लेबर कॉन्ट्रैक्ट रेट। किसको फिक्स अप करना? लेबर कॉन्ट्रैक्ट रेट को फिक्स करना। ये भी किसके अंदर आता है? किसका पर्पस है? ये भी रेट एनालिसिस का पर्पस है। अब आगे देखिए, टास्क वर्क या आउटटर्न वर्क। अब मेन में जो पॉइंट्स थे पर्पस ऑफ रेट एनालिसिस के 3-4 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, ज़्यादा इससे कोई संबंधित है भी नहीं
और जो भी हैं वो ज़्यादा आपके जो जूनियर इंजीनियर से रिलेटेड एग्जाम है उसमें पूछा भी नहीं जाता, इसीलिए मैंने यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ आपको नोट डाउन करवाए हुए हैं। अब देखिए टास्क वर्क या आउटटर्न वर्क किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। इट इज द कैपेसिटी ऑफ स्किल्ड लेबर टू डू द वर्क इन ए डे ऑफ 8 वर्किंग आवर्स इज कॉल्ड टास्क वर्क। अब टास्क वर्क या आउटटर्न वर्क किसे कहेंगे, अब सिंपली इसको इस लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ कि सिंपल सी भाषा में हम इसे क्या कहेंगे। अब सिंपली देखिए आप कि कोई भी अगर एक लेबर एक दिन के 8 घंटे में काम कर रही है तो उसे ही हम क्या कहेंगे, उसका टास्क वर्क या आउटटर्न वर्क कहेंगे। अब टास्क वर्क या आउटटर्न वर्क आपने देखा भी होगा, देखा सभी ने है, लेकिन पता नहीं है कि इसकी इंजीनियरिंग टर्म्स टास्क वर्क या आउटटर्न वर्क है, इसको हम टास्क वर्क या आउटटर्न वर्क कहते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, यदि आपका मकान बन रहा हो या पड़ोस में मकान बन रहा हो तो आपको पता होगा कि जो वहाँ मजदूर कार्य करने के लिए आता है, जो वहाँ मिस्त्री काम करने के लिए आता है, कितने घंटे के लिए आता है, वो सिर्फ मात्र 8 आवर्स के लिए काम करने के लिए आता है। वो ही इस डेफिनेशन में लिखवाया गया है कि एक दिन के 8 घंटे में जो कार्य एक मजदूर करता है उसी को हम क्या कहते हैं, टास्क वर्क या आउटटर्न वर्क कहते हैं। अब आगे देखिए, टास्क वर्क या आउटटर्न वर्क में आपको कुछ स्पेसिफिकेशन बताऊंगा जो कि अलग अलग आइटम से रिलेटेड होंगे। जैसे हमारे कंक्रीट वर्क्स होते हैं, जैसे हमारे ब्रिक वर्क हो गया, जैसे स्टोन वर्क हो गया, जैसे पॉइंटिंग का काम हो गया, या फिर आइदर पेंट का काम हो गया, या फिर 3 कोट का पेंट करना है, 2 कोट करनी है, 1 कोट करनी है। अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट कि जो स्टार्टिंग है हमारा वो मैं बताता हूँ कि हम ब्रिक वर्क से स्टार्ट करेंगे। पहले हम कंक्रीट वर्क करेंगे, कंक्रीट वर्क के करने के बाद ब्रिक वर्क करेंगे। कंक्रीट वर्क में कौन कौन से आइटम्स होंगे उनको मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से आइटम्स कंक्रीट वर्क में होते हैं। तो अब देखिए, जैसे कि आउटटर्न वर्क या टास्क वर्क, इसे कुछ पर्टिकुलर आइटम्स होते हैं जिनके लिए आउटटर्न वर्क अलग अलग निकल के आता है। जैसे कि फर्स्ट है कंक्रीट वर्क्स। अब जो मैंने आपको टास्क वर्क या आउटटर्न वर्क की डेफिनेशन बताई थी उसके नीचे आप एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए, किसके लिए, नंबर ऑफ लेबर निकालने के लिए। किसके लिए, नंबर ऑफ लेबर। नंबर ऑफ लेबर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, टोटल क्वांटिटी अपॉन में आउटटर्न वर्क। क्या फॉर्मूला है, टोटल क्वांटिटी अपॉन में आउटटर्न वर्क। अब सपोज कीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, 10 मीटर क्यूब एक सैंड है। अब सपोज कीजिए 10 मीटर क्यूब सैंड है, आउटटर्न वर्क एक लेबर का 0.5 मीटर क्यूब है, तो हमें कितने नंबर ऑफ लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, 20। कितने, 20 लेबर की हमें रिक्वायरमेंट होगी इस वर्क को कंप्लीट करने की। जो 10 मीटर क्यूब वर्क है, चाहे वो सैंड हो चाहे कंक्रीटिंग का काम होगा। सपोज कीजिए कि 10 मीटर क्यूब की हम कंक्रीटिंग कर रहे हैं और 0.5 मीटर क्यूब एक आउटटर्न वर्क है किसी लेबर का, तो उसके लिए हम कितने लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, 20 लेबर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप देखिए आगे आइटम्स देखिए कि कौन कौन से आइटम कंक्रीट वर्क्स में जिनका आउटटर्न वर्क क्या क्या है, मैं आपको अभी समझाता हूं। पहला पॉइंट देखिए, कंक्रीट वर्क्स में पहला है लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन और फ्लोर। अगर हम लाइम कंक्रीट कर रहे हैं किसमें, या तो हम फाउंडेशन में कर रहे हैं या फिर हम फ्लोर में कर रहे हैं, तो उसका आउटटर्न वर्क कितना निकल के आता है, 8.50 क्यूमेक निकल के आता है। कितना, 8.50 क्यूमेक। और ये टेबल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जूनियर इंजीनियर में इस टेबल से एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। जैसे एसएससी जेई का एग्जाम कंडक्ट होता है, अब सपोज कीजिए एसएससी जेई 5 शिफ्ट में पूछे तो 2-3 शिफ्ट में इस टेबल से वो जरूर क्वेश्चन पुट करती है। या तो वो पूछ लेगी कि 2.5 सेंटीमीटर थिक सीसी फ्लोर के लिए कितना होता है टर्न वर्क, 7.5 मीटर स्क्वायर होता है। तो इसको आप स्टार कर लीजिए कि 2.5 सेंटीमीटर थिक सीसी फ्लोर के लिए कितना आउटटर्न वर्क होता है, 7.5 मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लाइम कंक्रीट इन रूफ टेरेस। हम रूफ टेरेस में अगर हम लाइम कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए कितना होगा, उसके लिए 6 क्यूमेक आउटटर्न वर्क निकल के आएगा। कितना आएगा, 6 क्यूमेक निकल के आएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सीमेंट कंक्रीट वर्क्स। अगर हम नॉर्मली सीमेंट कंक्रीट वर्क्स कर रहे हैं तो उसके लिए कितना आउटटर्न वर्क निकल के आएगा, 5 क्यूमेक निकल के आएगा। अब जैसे मैंने आपको आउटटर्न वर्क की डेफिनेशन या टास्क वर्क, आउटटर्न वर्क को क्या कहते हैं, टास्क वर्क कहते हैं। मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बता दी थी कि एक लेबर द्वारा एक दिन के 8 घंटे में किया गया कार्य क्या कहलाता है, टास्क वर्क या आउटटर्न वर्क कहलाता है। इसीलिए इसको हम आउटटर्न वर्क, टास्क वर्क या फिर ये भी बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय ए मेसन और बाय ए लेबर इन ए डे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आरसीसी वर्क।
अब आरसीसी वर्क का आउट टर्न वर्क कितना निकल के आता है, 3 क्यूमेक निकल के आता है। कितना, 3 क्यूमेक। अब आरसीसी आप जानते हो, आरसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, ये आरसीसी की फुल फॉर्म होती है। जो डिप्लोमा में बच्चे हैं या फिर जो डिग्री अभी पढ़ रहे हैं या डिप्लोमा पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को पता होगा कि उनका एक सब्जेक्ट है आरसीसी। क्या है, आरसीसी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आरसीसी, जिसे कुछ कोडल प्रोविजंस भी होते हैं। मेनली ये सब्जेक्ट आरसीसी एंड स्टील कोड के ऊपर बेस हैं। हालांकि अपनी सारी जितनी भी टेक्निकल, जितनी भी सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं वो सभी कोड बेस हैं। सबके अलग अलग कोड होते हैं। स्टील के लिए कोड अलग है, आरसीसी के लिए कोड अलग है, जैसे कि सीमेंट के लिए कोड अलग है। सभी के लिए कोड अलग अलग होते हैं। ये कोडल प्रोविजन से चलते हैं अपने ये सब्जेक्ट्स। तो आरसीसी की फुल फॉर्म क्या है, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। क्या है, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। अब जैसा कि आपको फुल फॉर्म में दिखाई दे रहा है, रेनफोर्समेंट हम किसे कहते हैं, हम स्टील को कहते हैं। अरे स्टील जानते हो किसे कहते हैं, अरे सरिया। क्या, सरिया, उसी को हम क्या कहते हैं, स्टील कहते हैं। जो कि हम किस में यूज़ करते हैं, आरसीसी वर्क्स में कहते हैं, आरसीसी वर्क्स में यूज़ करते हैं। अब आरसीसी वर्क्स क्या होते हैं, जैसे कि एग्जांपल दूं मैं आपको, पिलर। अब जैसे एक पिलर है, सपोज कीजिए आप सर्कुलर पिलर बना दें, सर्कुलर पिलर बना दें, तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ जो स्टील एनफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, वो 6 होंगी। सपोज कीजिए स्क्वायर शेप में कोई पिलर है, तो मिनिमम नंबर ऑफ एनफोर्समेंट कितने चाहिए वहाँ पे 4 चाहिए। स्क्वायर में 4 चाहिए, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, वो उसी को हम आरसीसी वर्क कहेंगे। बेसिकली इतना समझ लीजिए, जहाँ भी स्टील का कंक्रीटिंग में स्टील का यूज़ किया जाता है, वही क्या कहलाता है, आरसीसी कहलाता है। छोटी सी चीज़ है ये आरसीसी, जिसको मैं आपको समझा रहा हूँ। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 2.5 सेंटीमीटर थिक सीसी फ्लोर। 2.5 सेंटीमीटर थिक सीसी फ्लोर, इसके लिए आउट टर्न वर्क कितना निकल के आता है, 7.5 मीटर स्क्वायर निकल के आता है। इसको स्टार करके लिख लीजिए। जैसा कि मैंने टेबल के स्टार्टिंग में मैं आपको ये लास्ट वाला पॉइंट बताया था कि एसएससी जे में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो जो भी मैं आपको स्टार करके बताऊँ, उनको जरूर से जरूर रट लें, क्योंकि ये क्वेश्चंस बार बार आपके रिपीट होंगे। अब हमने कंक्रीट वर्क्स पढ़ लिए हैं, अब हम देखेंगे आगे ब्रिक वर्क। अब आप देखिए ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क में क्या क्या आइटम है, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन विद मड मोटार। किसमें, मड मोटार। अब बेसिकली आप मड मोटार जानते हो, अरे मड मोटार गादा, उसकी आउट टर्न वर्क कितना निकल के आता है, 1.5 क्यूमेक निकल के आता है। किसमें कर रहे हैं हम, फाउंडेशन के अंदर कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन विद लाइम या सीमेंट मोटार। अब हम कर तो अभी भी फाउंडेशन में ही रहे हैं, लेकिन हम किसका यूज़ कर रहे हैं, लाइम का या सीमेंट का यूज़ कर रहे हैं। पहले किसका यूज़ कर रहे थे, मड मोटार का यूज़ कर रहे थे, अब किसका कर रहे हैं, लाइम या सीमेंट मोटार का यूज़ कर रहे हैं। तो आउट टर्न वर्क कितना निकल के आएगा, 1.25 क्यूमेक निकल के आएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। अब हम कहाँ गए हैं, सुपर स्ट्रक्चर में। कहने का मतलब डीपीसी से ऊपर जितना भी काम होता है वो किस में काउंट होता है, बेसिकली वो सुपर स्ट्रक्चर में काउंट होता है। अब किससे, डीपीसी जानते हो आप, डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर विद मड मोटार। अब हम मड मोटार से सुपर स्ट्रक्चर में कर रहे हैं, तो कितना आएगा, आउट टर्न वर्क 1.25 क्यूमेक निकल के आएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर विद सीमेंट या फिर लाइम मोटार। किससे कर रहे हैं हम, सीमेंट या लाइम मोटार से कर रहे हैं, तो कितना निकल के आएगा, 1 क्यूमेक निकल के आएगा। अब आप इन चारों पॉइंट्स को देखिए, ये ऐसे लगते हैं ना जैसे 4 चाइनीज़ खड़ी कर दी हो, आपको नहीं पता लगा हो कौन किसका नाम है, क्या नाम है, किसका नाम है, कौन कौन सा पर्सन है। ऐसे ये चाइना के 4 बंदर, ये 4 स्पेसिफिकेशन है जो चाइना के 4 बंदर से नजर आएंगे आपको एग्जाम हॉल में भी। इसीलिए आपको इनको अच्छे से याद करना है, ये देखना है कि वो फाउंडेशन के लिए पूछा है या फिर वो सुपर स्ट्रक्चर के लिए पूछा है। आइदर वो मड मोटार की बात कर रहा है या फिर लाइम या सीमेंट मोटार की बात कर रहा है। अब बेसिकली आप देखिए कि फाउंडेशन में हमेशा आउट टर्न वर्क ज़्यादा निकल के आएगा। किस में ज़्यादा आएगा, फाउंडेशन में। क्यों, क्योंकि आपको जो ब्रिक वर्क की डिलीवरी है वो आपको किसी हाइट पे नहीं करनी हो रही। अब जब हम किसी हाइट पे नहीं कर रहे हैं डिलीवरी ब्रिक वर्क की, तो आप देखिए उसका आउट टर्न वर्क ज़्यादा निकल के आएगा। लेकिन अगर आप सुपर स्ट्रक्चर में जाओगे तो आप देखिए, इस पॉइंट पे देखिए, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन विद मड मोटार, और इस पॉइंट को देखिए, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर विद मड मोटार। मोटार वही है सेम दोनों, यहाँ भी मड मोटार है, यहाँ भी मड मोटार है, लेकिन यहाँ 1.5 क्यूमेक है
और यहाँ पे 1.25 क्यूमेक है। मात्र उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये यहाँ फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन है और ये क्या है, सुपर स्ट्रक्चर है। यही दोनों बेसिकली अंतर है इसमें कि ये इसमें आउट टर्न वर्क ज़्यादा निकल के आता है और सुपर स्ट्रक्चर में आपको पता होगा कि डीपीसी से ऊपर जितना भी अपना स्ट्रक्चर होता है वो कितना क्या होता है, सुपर स्ट्रक्चर होता है। अब सुपर स्ट्रक्चर में हमको डिलीवरी ऑफ ब्रिक्स करनी पड़ेगी, हमको ब्रिक्स को पहुंचाना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा आउट टर्न वर्क घट जाता है। नेक्स्ट देखिए, ब्रिक वर्क इन आरबी वर्क, रेनफोर्समेंट ब्रिक वर्क कर रहे हैं हम। अब रेनफोर्समेंट ब्रिक वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए कितना निकल के आएगा आउट टर्न वर्क, 1 क्यूमेक निकल के आएगा। अब आप इन दोनों पॉइंट्स को और अच्छे से समझिए। अब सपोज कीजिए कि सपोज क्या करना है, यहाँ फाउंडेशन है और यहाँ सुपर स्ट्रक्चर है। अब यहाँ फाउंडेशन है, यहाँ सुपर स्ट्रक्चर है। अब हम ब्रिक वर्क करें, ईंट लगा रहे हैं हम। बेसिकली ब्रिक वर्क क्या है, ईंटों की पर्दी लगाना, वही तो ब्रिक वर्क है। अब हम ब्रिक वर्क किस में कर रहे हैं, फाउंडेशन में भी कर रहे हैं और किस में भी कर रहे हैं, सुपर स्ट्रक्चर में भी कर रहे हैं, दोनों में। अब इन दोनों में इतना डिफरेंस क्यों है आउट टर्न वर्क में, एक में 1.5 क्यूमेक है, एक में 1.25 क्यूमेक है, जबकि हम दोनों में सेम मोटार का यूज़ कर रहे हैं। उसके पीछे रीज़न मात्र इतना सा होता है कि किसी हाइट पे जब एक मेसन काम करता है तो उसकी जो स्किलनेस है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक दीवार में जो चिनने में टाइम लगता है वो समय लगता है उसमें, इसीलिए यहाँ पे आउट टर्न वर्क कम निकल के आता है। दूसरा फैक्टर क्या है कि सुपर स्ट्रक्चर में आपको ब्रिक्स की डिलीवरी है वो भी ऊपर करनी पड़ेगी, वो भी किसी हाइट पे करनी पड़ेगी, इसकी वजह से भी आउट टर्न वर्क कट जाता है। तीसरा फैक्टर क्या है, अरे भैया आपको मोटार की डिलीवरी भी तो किसी हाइट पे करनी पड़ रही है। अब सुपर स्ट्रक्चर में तो आपने देखा हो ना, चाली बल्ली लगा के हम एक पेड़ा सा बना लेते हैं, पेड़े के ऊपर मिस्त्री आपने देखा होगा काम करते हुए, तो सुपर स्ट्रक्चर ही तो है। अब उसमें आप मोटार भी आप डिलीवर कर रहे हो, उसमें आप ब्रिक्स को भी ऊपर पहुंचा रहे हो, तो दोनों चीज़ों को जब आप ऊपर पहुंचा रहे हो तो आप आउट टर्न वर्क तो ऑब्वियसली बात है कि कम होगा। ये याद करने का मेथड भी है कि वो फाउंडेशन में पूछा है या फिर सुपर स्ट्रक्चर में पूछा है, आइदर वो मड मोटार में पूछा है या फिर लाइम मोटार या सीमेंट मोटार में पूछा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आरबी वर्क। अब जो रेनफोर्समेंट ब्रिक वर्क है, आरबी वर्क की फुल फॉर्म क्या है, रेनफोर्समेंट ब्रिक वर्क। इसके लिए क्या कितना आता है आउट टर्न वर्क, 1 क्यूमेक निकल के आता है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिक वर्क इन आर्च। आर्च जानते हो आप, अरे सभी ने देखा होगा, इस टाइप का कुछ डिजाइन होता है, इस टाइप का सेमी सर्कुलर। कैसा, सेमी सर्कुलर डिजाइन, सेमी सर्कुलर। ये जो सेमी सर्कुलर डिजाइन है इसी को हम क्या कहेंगे, आर्च कहेंगे। इस आर्च में जैसे ऐसे ऐसे ईंटें लगा रहे हैं, इस तरीके से हम ईंटें लगा रहे हैं, इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से। जब आर्च में हम इस तरीके से ईंटें लगाएंगे तो इसमें समय भी ज़्यादा लगेगा। अब जब इसमें समय ज़्यादा लगेगा तो इसकी जो आउट टर्न वर्क है वो भी 0.55 क्यूमेक है। क्यों है इतना कम, क्योंकि इसके पीछे रीज़न मात्र इतना सा है कि इस आर्च को बनाने में एक मेसन को टाइम लगेगा। क्या लगेगा, समय लगेगा, और समय लगेगा तो उसका आउट टर्न वर्क कम निकल के आएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ब्रिक वर्क इन पार्टीशन वॉल। किसमें हम कर रहे हैं, ब्रिक वर्क पार्टीशन वॉल में। किसमें, पार्टीशन वॉल में हम ब्रिक वर्क कर रहे हैं। अब हम इसको पार्टीशन वॉल भी कह सकते हैं या फिर हम इसको हाफ ब्रिक वॉल भी कह सकते हैं, हाफ ब्रिक वॉल, या फिर इसको हम 4.5 इंचेस वॉल भी कहते हैं। क्या, 4.5 इंचेस वॉल। ये तीनों ही इसी के नाम है, इसी को पार्टीशन वॉल, इसी को हाफ ब्रिक वॉल और इसी को 4.5 इंचेस वॉल कहा जाता है। अरे आपने देखा होगा गाँव में क्या, शहरों में भी सब जगह आजकल, जैसे आपने देखा होगा कि हम कॉलम्स बनाते हैं, उसके बाद हम छत डाल देते हैं कॉलम के बाद में, फिर उसके बाद सिंगल ईंट की पर्दी हम उसमें लगाते हैं हमारे मकान में। अब वो सिंगल ईंट की पर्दी ही क्या है, वो हाफ ब्रिक वॉल है। अब जैसे कि सपोज कीजिए ये ऐसे ब्रिक है भाई, इस तरीके की तो ब्रिक होती है, ये ब्रिक है हमारी। सपोज आप कर लो ना, सपोज क्या दिक्कत आ रही है, ये ब्रिक है, इस ब्रिक को हम इस तरीके से लगा रहे हैं। ये एक ब्रिक यहाँ लगाई, सपोज कीजिए वाल यहाँ से स्टार्ट है, एक ब्रिक यहाँ लगाई आपने, एक ब्रिक यहाँ लगाई, फिर आगे ब्रिक, इस तरीके से आप ब्रिक लगाते हुए जा रहे हो, तो किसकी होगी, ये सिंगल पर्दी की दीवार होगी। अब सपोज कीजिए आप 2 ब्रिक लगाओगे, 2 ब्रिक, तो वो 9 इंचेस वॉल हो जाएगी, ये 4.5 इंचेस वॉल है। इतना समझ में आ गया, पार्टीशन वॉल आपको समझ में आ गया। पार्टीशन वॉल को ही क्या कहेंगे, हाफ ब्रिक वॉल, और इसी को क्या कहेंगे, 4.5 इंचेस वॉल। और इसको आप स्टार करके और लिख लीजिए,
इसको आप स्टार करके और लिख लीजिए, क्योंकि ब्रिक वर्क इन पार्टीशन वॉल, ब्रिक वर्क इन पार्टीशन वॉल, ये क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया था 2.5 सेंटीमीटर थिक सीसी फ्लोरिंग, 2.5 सेंटीमीटर थिक सीसी हम फ्लोरिंग करें तो उसमें कितना निकल के आया था, 7.5 मीटर स्क्वायर निकल के आया था उसमें। और यहाँ आउटर्न वर्क कितना है, ब्रिक वर्क इन पार्टीशन वॉल में कितना है, 5 मीटर स्क्वायर है। ये दोनों ही क्वेश्चन आपको एसएससी जेईई के एग्जाम्स में, डीडीए, अब डीडीए जैसे अपकमिंग डीडीए एग्ज़ाम है जो शायद सितंबर में होने वाला है, एसएससी जेईई का एग्ज़ाम है जो 2022 का नोटिफिकेशन आया है वो नवंबर 2022 में होने वाला है। इन दोनों में आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। इस टेबल से क्वेश्चन आए नहीं, ये हो ही नहीं सकता एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग सब्जेक्ट से। इस टेबल से क्वेश्चन आपको जरूर एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग से जरूर देखने के लिए मिलेगा। इस टेबल को आप जरूर याद करके जाइए। एक टेबल और होगी अपनी जो यूनिट से रिलेटेड होगी, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि जो डीपीसी है उसकी यूनिट क्या होती है, या फिर जो सीसी फ्लोर है उसकी यूनिट क्या होती है, अदर डेटा इंजन की यूनिट क्या होती है। जो हम स्टील यूज़ करते हैं उसको हम क्विंटल में नापते हैं, डीपीसी को हम मीटर स्क्वायर में लेते हैं। इन सब चीज़ों की भी एक टेबल है जो मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। अभी ये जो टेबल है पर्टिकुलर आइटम की, ये अधूरी है क्योंकि ये पूरी नहीं हुई है कंप्लीट, क्योंकि हमने बस 2 ही पढ़े हैं, एक कंक्रीट वर्क पढ़ा है और एक ब्रिक वर्क। ये दोनों ही पॉइंट हमने पढ़े हैं। अभी तो इसमें स्टोन बाकी है, इसमें पॉइंटिंग वर्क बाकी है, कोट्स बाकी हैं, जो पेंट की कोट्स होती हैं ना वो बाकी हैं, बहुत सारा डेटा बाकी है। अभी तो इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जिसको हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। उसमें इस टेबल को मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। इसीलिए हमारे चैनल से आप जुड़े हुए रहिए, रूट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग से। इसमें हम आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो जेईई और एई का एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें जो भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट डेटा पूछा जाता है, वो आपको यहाँ पे कंप्लीट करवाया जाएगा। और इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद जैसे रेट एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है, एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग का रेट एनालिसिस सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है, ये चैप्टर कंप्लीट होता ही मैं आपको एमसीक्यूज़ करवाऊंगा इस चैप्टर के। एमसीक्यूज़, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसके पीछे रीज़न क्या है, बेसिकली जो आपके जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब वैसे तो जो स्टूडेंट होता है, जो एग्ज़ाम देने जाता है, जो स्टूडेंट होता है वो थ्योरेटिकल तो याद कर लेता है, लेकिन वहाँ जाके वो कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि चाइना के 4 बंदर से ऑप्शन वो लगते हैं, ABCD करके जो एग्ज़ाम में आता है ना वो चाइना के 4 बंदर से लगते हैं। इसीलिए आपको उन MCQs की प्रैक्टिस होनी भी ज़रूरी है कि एग्ज़ाम में किस तरीके से वो क्वेश्चन पुट करता है। आपको अलग अलग डिफरेंट तरीके से एक ही क्वेश्चन को 2-3 तरीके से आपसे पूछ सकता है। इसलिए मैं आपको MCQs करवाऊँगा इस चैप्टर के बाद में। ये चैप्टर जो हो सकता है कि आने वाले 2 या 3 लेक्चर्स में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए जो हमने स्टार्ट कर रखा है रेट एनालिसिस। उसके बाद इसके MCQs की क्लास चलेंगी और ऐसा नहीं लेक्चर बंद कर दूंगा। MCQs के साथ साथ इस चैप्टर के MCQs चलेंगे और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसकी आपको थ्योरी क्लास मिलेगी। तो देन आफ्टर MCQs साथ साथ चलेंगे आपके। जो ये सब्जेक्ट है एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग, और हमारे जो दूसरे सर हैं विक्रम सर, वो आपको CM सब्जेक्ट करा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। उन लेक्चर्स को भी आप ज़रूर देखिए, क्योंकि हम अपना 100% एफर्ट कर रहे हैं कि आप यहाँ पर जो भी आप पेड कोर्सेज करते हो, जो भी आप परचेज करते हो पेड कोर्सेज जूनियर इंजीनियर के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, वही डेटा, वही चीज़ें हम आपको यहाँ उपलब्ध करा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए। जब आपको बिना कोई पैसे दिए, बिना कोई रुपए दिए यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डेटा उपलब्ध हो रहा है, सब्जेक्ट आपको यहाँ उपलब्ध हो रहे हैं, तो आप हमसे जुड़िए। क्यों आप पेड कोर्सेज लेते हो? जो आपको और कोचिंग्स कराएंगी वही हम काम करवा रहे हैं, वही हम पढ़ा रहे हैं, वही सब्जेक्ट्स हैं। बस एक आपने डेटा फिक्स कर रखा है कि हाँ भाई वो सर सिलेक्शन दिलाएंगे। अरे सिलेक्शन सर नहीं दिलाते, सिलेक्शन तो आप खुद लेते हो। कोई इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि ये कह सकता है कि मैं बच्चों को सिलेक्शन दिलाता हूँ। नहीं, सिलेक्शन टीचर नहीं दिलाता, सिलेक्शन बच्चे ही लेते हैं। लेकिन टीचर एक रास्ता बताता है कि आपको इस रास्ते जाना है। उस रास्ते पे आप अगर सही तरीके से चलोगे तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। और सिलेक्शन अगर एक प्रयास में नहीं होता है तो आप दूसरा प्रयास कीजिए, दूसरे में नहीं होता तो तीसरा कीजिए, चौथा कीजिए, पाँचवा कीजिए। अरे जब एक क्रिकेटर बॉल खेलता है, आपने देखा होगा जो अलग अलग क्रिकेटर्स हैं, अभी हर कोई के अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि युवराज सिंह की तरह वो 6 बॉलों में 6 छक्के मार दे। लेकिन ये जरूर है, हर क्रिकेटर ये जानता है कि 6 बॉलों में से किसी एक बॉल में छक्का जरूर मार सकता हूँ।
तो छक्का भी आपका जरूर लगेगा। ये बात मेरी आप ध्यान रखना कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो इसीलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल रूट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में। मैं आपको मोटिवेशनल क्लासेस भी डालता रहूँगा। जैसे हम किसी एग्ज़ाम में हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत के बावजूद भी हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, तो मैं आपको जो मोटिवेशनल वीडियोज़ में, लेक्चर्स में मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा जिससे आप मोटिवेट होते रहें। और ये भी बताऊँगा किसी एग्ज़ाम को कैसे हम, किस स्ट्रेटेजी के थ्रू हम क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि इन लेक्चर्स की तैयारी किताबों, ये तो सिर्फ किताबी ज्ञान है, ये तो सिर्फ किताबी ज्ञान है। हम क्या करते हैं, हम इनको तो पढ़ लेते हैं, जो भी डेटा हम उसको पढ़ लेते हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम के वो 2 से ढाई घंटे होते हैं हम उसकी तैयारी नहीं करते हैं। हमें किस तरीके से एग्ज़ाम देना है हम उसकी तैयारी नहीं करते, जबकि आपको उसकी तैयारी भी करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।